हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती से रिलेटेड आज ये सामान्य तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग से रिलेटेड जो हम आपके सामने क्वेश्चन लाने वाले हैं, ये दोस्तों टोटल जो महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस में है उसी के आधार पर हमने टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन तैयार किए हैं। यहाँ हम टोटल क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला को पूरी करना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 6, 12, 20, 30 और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे ऑप्शन दिया है 40, 42, 44 या 46। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? अगर आप इसको निकाल सकते हैं तो निकाल के एक बार कमेंट करिएगा, और अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42। कैसे होगा ये 42? यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन है कि इस श्रृंखला में प्रत्येक संख्या पिछली संख्या में एक बढ़ता हुआ अंतर जोड़कर प्राप्त की जाती है। मतलब कि यहाँ पे जैसे 2, 6, 12, 20, 30 है ना, तो इसमें जो पिछली संख्या और सम संख्या है उसी को जोड़ा गया है। जैसे कि जब 2 में 4 ऐड किए तो 6 आया, फिर 6 में जो 4 के बाद सम संख्या है वो 6 है, तो 6 में 6 जोड़े तो 12 आया। इसी के बाद फिर 12 में 8 जोड़े तो 20 आया, 20 में 10 जोड़े तो 30 और 30 में 12 जोड़े तो 42। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 42 हो गया। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इस श्रृंखला को पूरी करिए, इसके हिसाब से कौन सी संख्या आनी चाहिए? 3, 8, 15, 24 और 35 है, तो आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन है 42, 48, 50 या 56। दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग में यही होता है कि रीजन क्या होता है किसी भी क्वेश्चन के पीछे, इसके पीछे क्या कारण होता है, उसी कारण को समझने के बाद ही हमको आंसर देना होता है। पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है उसके क्वेश्चन को हम समझते हैं कि ये जो कोई भी सीरीज दिया गया है तो इसका रीजन क्या है, किस तरह से आगे का सीरीज आया है और कौन सा अगला होगा। ठीक है दोस्तों, टोटल हमने जितने भी इसमें रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक लिया है सभी को हमने कवर किया है। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हम इसमें पूरे टॉपिक कवर किए हैं जितने भी रीजनिंग से चैप्टर दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48। और ये कैसे आया है 48? अब अगर आप इसको निकाल सकते हैं तो एक बार ट्राई करिएगा, और नहीं निकाल सकते हैं तो इसका ये है कि इस श्रृंखला में प्रत्येक संख्या पिछली संख्या में एक विषम संख्या जोड़कर प्राप्त की जाती है। अब देखिए विषम संख्या जोड़ा गया है कि जैसे अब पहले तो इसको हम समझते हैं कि 3 और 8 के बीच में क्या अंतर है। तो 3 और 8 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो 8 आता है, और इसके बाद फिर दूसरी जो विषम संख्या है 7 है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये विषम संख्या होती है ना। तो यहाँ पे 8 में जब 7 जोड़ा गया तो 15, फिर 15 में 9 जोड़ा गया तो 24, 24 में 11 जोड़ा गया तो 35, और इसी तरह से 35 के में जब 13 जोड़ा गया तो 48 आया है। ठीक है, तो ये विषम संख्या को जोड़ के बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि कलम का संबंध लेखन से है तो कैंची का संबंध किससे है? ऑप्शन है काटना, सिलाई, चित्रकारी या मापना। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे संबंध बताया है कि कलम का संबंध लेखन से है। कलम से क्या करते हैं? लिखते हैं। तो कैंची से क्या करते हैं? जाहिर सी बात है काटते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा काटना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि हॉट को 1 to 9 के रूप में कोड किया जाता है तो कोल्ड को कैसे किया जाएगा? यहाँ पे कोई एक शब्द दिया है हॉट, इसको कोडिंग किया गया है। ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो है दोस्तों। तो हॉट को 129 के रूप में कोड किया गया है, तो कोल्ड को कैसे कोड किया जाएगा? ऑप्शन है 189, 126, 116 या 136। तो क्या आप इसको निकाल पाएंगे कि ये कैसे यहाँ पे इसको कोड किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 136। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जैसे कि जो ABCD के जो क्रम होते हैं ना, तो अल्फ़ाबेट में उसी क्रम से लिया गया है।
तो बाकी इन सब को जैसे एच का जो स्थान होता है 8वें नंबर पर एच आता है, 15वें नंबर पर ओ आता है और 20वें नंबर पर टी आता है। इन सब को जोड़ने के बाद क्या आया है 43। अब 43 में जो इकाई का अंक है 3 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये आ गया 129। और इसी तरह से कोल्ड में जितने भी अक्षर हैं इन सब को उनके स्थानीय मान के को जोड़ करके और जो इकाई का अंक है उससे गुणा किया गया है, तो आया है 136। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 136। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जो आपसे पहले बनते भी होंगे, है ना, तो आप उनका आंसर देखने से पहले आप खुद एक बार ट्राई करिए कि क्या आपसे वो बन पाएगा। और हाँ, अभी हम टोटल 60 क्वेश्चन ही दे रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए, हालांकि जितने लेवल हैं हम उसी लेवल के आधार पर ही ये टोटल 60 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए रीजनिंग में तो बताइएगा कमेंट करके, तो हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से अलग क्या है उसको देखना है। ऑप्शन है सेब, केला, संतरा या आलू। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। कैसे? क्योंकि सेब, केला, संतरा ये क्या है कि फल है, लेकिन आलू जो है तो एक ये सब्जी है और जो कि ये एक तरह से ज़मीन के नीचे इसकी पैदावार होती है, तो इस तरह से भी हम इसको अलग कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन है कि अगर मकड़ी का संबंध जाल से है तो लेखक का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब मकड़ी का संबंध जाल से कैसे है, क्योंकि मकड़ी क्या बनाती है, जाल बनाती है। तो लेखक क्या करता है, अब लेखक का संबंध किससे होगा, यहाँ पे लिखा है किताब, कलम, विचार या पाठक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा किताब, क्योंकि लेखक जो है तो क्या करता है, किताब लिखता है। यहाँ पे व्याख्या भी इसकी दी गई है कि मकड़ी अपना जाल बुनती है, ठीक उसी तरह से लेखक किताब लिखता है। यहाँ क्रिया और उसके परिणाम के बीच संबंध दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में हमको ये कमेंट करके बताइएगा कि इस 60 क्वेश्चन में से आपको टोटल कितने नंबर मिले, कितने नंबर आपके सही हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि टाइगर को VKIGT को कोड किया जाता है तो लायन को कैसे कोड किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये जो टाइगर है, टाइगर को किस तरह से कोड किए गए हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे। इसके बाद जब आप टाइगर की कोडिंग को निकाल लेंगे तो फिर आप लायन की कोडिंग को भी निकाल लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NKQP। कैसे इसका राइट आंसर हुआ, इसकी व्याख्या है कि यहाँ प्रत्येक अक्षर को 2 स्थान आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, कैसे, जैसे टाइगर के बाद टी के बाद क्या आता है, TUV, है ना, तो TU के बाद V आता है, इसी के बाद I के बाद IJK, ठीक है, फिर G के बाद HI, फिर E के बाद FG, R के बाद ST। उसी प्रकार से लायन को यहाँ पे कोड किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है। अब 3 से अलग इनमें से कौन है। ऑप्शन है गाय, बकरी, भेड़ या शेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। क्यों, इसका राइट रीज़न है कि गाय, बकरी, भेड़ ये क्या है, शाकाहारी जानवर होते हैं, जबकि शेर एक मांसाहारी जानवर है, इसीलिए शेर इन तीनों से अलग है। दोस्तों रीज़न कुछ भी हो सकता है, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, रीजनिंग का यही तो है कि इसमें रीज़न कुछ भी हो सकता है उसको डिफरेंट बनाने के लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। अब इन 3 में से अलग कौन सा है, पेन, पेंसिल, किताब या मार्कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किताब अलग है। क्यों, क्योंकि पेन से लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, मार्कर से भी लिखते हैं, लेकिन किताब से लिखते नहीं है, उससे किताब तो पढ़ते हैं, है ना। यही इसका यहाँ पे व्याख्या भी स्पष्टीकरण है कि पेन, पेंसिल और मार्कर लिखने के उपकरण है, जबकि किताब एक
पठन सामग्री है, इसलिए किताब अन्य तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय का संबंध पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है तो पैसा का संबंध किससे होगा। अब देखिए, पुस्तक का संबंध किससे बताया गया है, पुस्तकालय से, तो पैसा का संबंध ऑप्शन है बैंक, वॉलेट, खर्च या नोट से। तो दोस्तों पुस्तकालय में क्या होता है, पुस्तक होता है, तो पैसा कहाँ होता है, बैंक में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये इसका यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि जिस तरह पुस्तक पुस्तकालय में रखी जाती है उसी तरह से बैंक में पैसा जो है तो बैंक में जमा किया जाता है। यहाँ वस्तु और उसके संग्रह स्थान के बीच संबंध है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग गलती से वॉलेट भी लिख दें, टिक कर दें वॉलेट में, लेकिन वॉलेट यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चश्मा का संबंध आँख से है तो हेडफोन का संबंध किससे होगा। अब देखिए, चश्मा का संबंध आँख से किस प्रकार है, उसी प्रकार से हेडफोन का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है कान, सुनना, संगीत या ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, क्योंकि चश्मा जो है तो आँख के लिए लगाया जाता है, तो उसी तरह से हेडफोन कहाँ लगाया जाता है, कान में लगाया जाता है, ठीक है। चश्मा आँख में लगाया जाता है तो हेडफोन कान में, ठीक है। यहाँ पे इसकी व्याख्या है कि चश्मा आँखों पर पहना जाता है, ठीक उसी तरह से हेडफोन कानों पर लगाया जाता है। यहाँ उपकरण और उनके उपयोग के अंग के बीच संबंध दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का संबंध विद्यालय से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा। शिक्षक कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो डॉक्टर कहाँ जाते हैं, अस्पताल, मरीज, दवा या ऑपरेशन। तो दोस्तों ये जाते हैं अस्पताल में, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अस्पताल के अंदर ही तो मरीज, दवा, ऑपरेशन सब होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ इसकी व्याख्या भी दी गई है कि शिक्षक विद्यालय में काम करता है, ठीक उसी तरह डॉक्टर अस्पताल में काम करता है। यहाँ व्यक्ति और उसके कार्यस्थल के बीच संबंध है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ का संबंध पत्ती से है तो शरीर का संबंध किससे होगा। दोस्तों जो महिला पर्यवेक्षक में रीजनिंग के क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो लगभग यही लेवल रहेगा, क्योंकि हमने पूरे सिलेबस से ही कवर किया है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको और हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए एमसीक्यू रीजनिंग के तो बताइएगा कमेंट करके, तो हम और हाई लेवल के आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अभी इस लेवल को देख के और अपना जो नंबर है वो नंबर आप हमको बताइएगा कि आपको ये कितने नंबर मिले हैं, और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। तो पेड़ का संबंध पत्ती से है तो शरीर का संबंध कहाँ से होगा, बाल, हाथ, कोशिका या त्वचा। तो इसका राइट आंसर है कोशिका, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेड़ का मूल भाग पत्ती है, ठीक उसी तरह से शरीर का मूल भाग कोशिका है। यहाँ समग्र और उसके मूल घटक के बीच संबंध है। अगला क्वेश्चन है, कलम, लेखक, कलम का संबंध किससे है, लेखक से है, तो उसी प्रकार जो ब्रश है, ब्रश का संबंध किससे होगा, चित्रकार, रंग, कैनवास या डिजाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकार। क्यों, क्योंकि जिस तरह कलम लेखक का उपकरण है उसी तरह ब्रश जो है तो चित्रकार का उपकरण है। यहाँ उपकरण और उसके उपयोगकर्ता के बीच संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है, पिछले में हम इसको कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे NKQP हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि 1 2 3 4 5 को 5 6 7 8 9 कोड किया जाता है तो 6 7 8 9 0 को कैसे कोड किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा। अगर आप इसको एक बार निकालना चाहें तो वीडियो पॉज करके और पहले इसकी कोडिंग को समझिए, निकालना सीखिए कि कैसे निकाला है ये 1 2 3 4 5 को 5 6 7 8 9 कैसे कोड किया गया है, क्या लॉजिक है इन दोनों के बीच में। जो लॉजिक इनके बीच में है वही लॉजिक इसके बीच में भी होगा, जो 6 7 8 9 0 है, ठीक है। तो इसका अगर आपको आता है निकालना तो आप एक बार निकाल के देखिए, और क्या आपका जो राइट आंसर है तो हमारे इस ऑप्शन से मैच करता है। अगर मैच कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो यहाँ पे देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 11 12 13 और 4। कैसे,
यहाँ पे रीज़न है कि यहाँ प्रत्येक अंक में 4 जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे 1 में 4 जोड़ा गया तो 5 हुआ, 2 में 4 जोड़ा गया तो 6 हुआ, इसी तरह से 3 में 4 जोड़ा गया तो 7, 4 में 4 जोड़ा गया तो 8 और 5 में 4 जोड़ा गया तो 9। इसी तरह से जब 6 में 4 जोड़ा गया तो 10 आया, 7 में 4 जोड़ा गया तो 11 आया, 8 में 4 जोड़ा गया तो 12, 9 में 4 जुड़ा तो 13 और 0 में 4 जुड़ा तो 4। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कैट को 3 1 2 0 से कोड किया जाता है तो डॉग को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, जो ABCD का अल्फ़ाबेट क्रम है उसके हिसाब से कि कैट को 31 20 कोड किया गया है, तो डॉग को कैसे किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पे 41 47, 41 57, 41 67 और 41 77। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप एक बार निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं अपने कॉपी पेन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 41 57। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ अक्षरों को उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक के अनुसार लिखा गया है। जैसे सी का जो स्थानीय कोड होता है वो होता है 3, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। तो इस तरह से हो गया 3 1 20। ठीक है, इसी तरह से डॉग को किया गया कि डी का कितना मान होता है 4, ओ का होता है 15 और जी का होता है 7। तो ये हो जाता है 41 57। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है। सोना, चांदी, लोहा या हीरा। इनमें से अलग कौन सा है, सोना है, चांदी है, लोहा है या हीरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। क्यों, अब हीरा चूँकि दोस्तों अधातु है, बाकी जो 3 चीज़ें थी ना, ये बाकी चीज़ें क्या है, धातु हैं, है ना। ये हीरा जो है तो एक रत्न है, एक अधातु है, तो बाकी ये 3 से अलग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या शतरंज। अब इन तीनों में से अलग क्या है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, शतरंज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। क्यों होगा, क्योंकि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जो है ये खेल जो शारीरिक गतिविधि पर आधारित होती है, जबकि शतरंज एक मानसिक खेल है जिसको चेस कहते हैं। इसीलिए शतरंज अन्य 3 से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है। आयत, वृत्त, त्रिभुज या घन। इनमें से अलग कौन सा है, आयत है, वृत्त है, त्रिभुज है या घन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घन। क्यों, क्योंकि आयत, वृत्त और त्रिभुज तो ये 2 ही साइड दिखता है, लेकिन घन में ये क्यूब में दिखता है। यहाँ पे आप इसका स्पष्टीकरण देख सकते हैं कि आयत, वृत्त और त्रिभुज द्विआयामी है, मतलब 2 डायमेंशन है, जबकि घन एक त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशन आकृति है। इसीलिए घन अन्य तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक लाइन में रोहन बाएं छोर से 33वां है, दीपक रोहन के दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि दीपक दाएं छोर से 35वां है, तब दाएं छोर से रोहन का स्थान क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे है 50, 51, 52 या 60। तो इसका अगर आपको निकालना आता है इसका आंसर, तो एक बार वीडियो पॉज करके निकालिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। कैसे, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर कहीं पे दिक्कत आती है समझने में तो हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, ये भी बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन का लेवल है आपको कैसा लगा और हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब ये जो है तो महिला पर्यवेक्षक की लास्ट टॉपिक बची थी। इसके बाद अभी हम और रिवीजन के लिए क्वेश्चन देने वाले हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन आपको पूरे मिल जाएंगे। अभी क्या है कि एग्ज़ाम डिले हुआ है, 7 तारीख से होना है, तो इसलिए हम और क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, लेकिन सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर था। अगला क्वेश्चन है, यदि Q का अर्थ जोड़ना, J का अर्थ गुणा है,
टी का अर्थ घटाना और के का अर्थ भाग देना है, तो ये जो यहाँ पे नीचे एक सीरीज दी गई है 30K 2Q 3J 6T 5 इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए ध्यान से कि हर अल्फ़ाबेट अक्षर को कुछ ना कुछ गणितीय चिन्ह से डिनोट किया गया है कि Q का अर्थ है जोड़ना मतलब प्लस का सिंबल, और J का अर्थ है गुणे का सिंबल, और T का अर्थ है घटाने का सिंबल, और K का अर्थ है भाग देने का। तो यहाँ पे जो Q K J T लगे हैं ना, इनके स्थान पे वही जो चिन्ह है उनको रखने के बाद इनका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका रिजल्ट अगर आप निकाल सकते हैं तो एक बार ट्राई करिएगा कागज़ पेन में, है ना, क्योंकि रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग में हर तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो ये भी एक लेवल है क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर आप वो लोग एक बार निकालिए और निकालने के बाद हमको कमेंट करिएगा कि क्या आता है राइट आंसर, अगर आप निकाल पाते हैं तो। और हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये BODMAS के नियम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मैथ में जो इक्वेशन सॉल्व करने का नियम है BODMAS का, उसके अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा यहाँ पे देख सकते हैं कि BODMAS का नियम लगाना होगा। कैसे कि 30K 2Q 3J 6T 5 है, तो यहाँ पे K का मतलब क्या है, भाग देना, तो जहाँ K लिखा है वहाँ भाग का सिंबल हो जाएगा। फिर Q का अर्थ है जोड़ना, तो जहाँ 2 और 3 के बीच में Q लिखा है तो यहाँ पे आपको प्लस रख देना है। इसके बाद फिर गुणे का सिंबल, J का अर्थ है गुणा, तो जहाँ 3 और 6 के बीच में J है वहाँ पे आपके गुणे का सिंबल रखना है। और T का अर्थ है घटाना है, तो 6 और 5 के बीच में घटाने का सिंबल रख देना है। बस अब इसके अकॉर्डिंग क्या कर देना है, जैसे जैसे BODMAS का नियम कहता है कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो इसका आंसर 28 आता है। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रमिला ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। यहाँ पे दोस्तों रक्त संबंध आया है, रक्त संबंध से क्वेश्चन, जो ब्लड रिलेशन होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो इसको आप देखिए और ऐसे देख के और आप जो है तो इसका आंसर निकालिए कि क्या आप निकाल पाते हैं कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रमिला ने कहा कि वह मेरे दादा यानी बब्बा जी, बब्बा के इकलौते बेटे, मतलब एक ही बेटा है, मतलब कि प्रमिला के पिताजी। ठीक है, तो दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, इकलौते बेटे का बेटा यानी पिताजी का बेटा। तो तस्वीर वाला व्यक्ति प्रमिला से किस प्रकार संबंधित है। तो वो तस्वीर वाला जो व्यक्ति है जिसके ओर इशारा करके प्रमिला बता रही है, तो वो प्रमिला से किस प्रकार संबंधित है। वो क्या लगेगा, प्रमिला का भाई लगेगा, अंकल, बेटा या डेटा अपर्याप्त है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाई। ठीक है, यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है कि तस्वीर में दिख रहा आदमी प्रमिला के दादा के बेटे का बेटा यानी प्रमिला के पिता का बेटा है, अतः लड़का जो है तो प्रमिला का भाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, A, B, C, D और E 5 मित्र हैं, उनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। A और E से लंबा है, जो C है तो A और E से लंबा है और B और D से छोटा है। अब यहाँ पे C की बात हो रही है कि C जो है ना तो A और E से लंबा है और B और D से छोटा है। सिर्फ E से छोटा है, सिर्फ एक व्यक्ति E से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है, D, B, A या C। तो इसको आप एक बार कॉपी पेन में निकालिए, क्या आपका आंसर सही आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A। ठीक है, A जो है तो सबसे छोटा है। कैसे, यहाँ पे इसका सलूशन दिया गया है, आप एक बार स्पष्टीकरण देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्पष्टीकरण में देख लीजिए, अगर यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने कहा
कि वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने क्या कहा कि वह महिला जो है तो मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। वह महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है? बहन, भाभी, पत्नी या बहू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहू। ठीक है, यहाँ पे महिला रोहन की पोती की माँ है, अतः महिला रोहन की बहू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लाइन में सभी लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और देवांग बाएं छोर से 33वें स्थान पर है और देवांग के दाएं ओर सिर्फ 16 व्यक्ति हैं। इस लाइन में कुल लोगों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49। ठीक है, कैसे? यहाँ पे आप इसका स्पष्टीकरण देख सकते हैं कि कुल लोगों की संख्या बराबर एक छोर से देवांग की स्थिति प्लस देवांग के विपरीत दिशा में व्यक्तियों की संख्या। तो एक छोर से देवांग की जो स्थिति है 33 है और उसके विपरीत दिशा जो है तो 16 है। तो टोटल कितने हो गए? 49 हो गए। ठीक, अगला है कि यदि सभी चमगादड़ पक्षी हैं, क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा कि यदि सभी चमगादड़ पक्षी हैं और सभी पक्षी जानवर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है कि यदि सभी चमगादड़ पक्षी हैं और सभी पक्षी जानवर हैं? तो अब ऑप्शन है कि सभी जानवर चमगादड़ हैं, या सभी चमगादड़ जानवर हैं, या सभी पक्षी चमगादड़ हैं, या कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप हमको वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी चमगादड़ जानवर हैं। कैसे? यहाँ पे लिखा है ना कि सभी चमगादड़ पक्षी हैं और सभी पक्षी जानवर हैं। ठीक, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा कि सभी चमगादड़ जो हैं वो क्या हैं? जानवर हैं। अगला क्वेश्चन है, रवि श्याम का भाई है, श्याम सीमा का भाई है, सीमा काजल की बहन है, तो रवि काजल का क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों आप खुद अपने आप में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब समझ पाएंगे कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, इसके बाद फिर उत्तर की ओर चलते चलते वो दाएं साइड मुड़ जाता है, यानी पश्चिम की ओर मुड़ता है, और उधर मुड़ने के बाद फिर बाईं मुड़ता है ना? तो फिर बाईं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व की ओर। आप इसको खुद एक बार कमेंट कर अपने आप में इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुमित का परिचय देते हुए रमेश ने कहा वह मेरे भाई की पत्नी के पिता का पुत्र है। तो सुमित का रमेश के साथ क्या संबंध है? यहाँ जो रक्त संबंध है इसके लिए है, तो इसका ऑप्शन है भाई, बहनोई, चाचा या साला। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि मेरे भाई की पत्नी के पिता का पुत्र, यानी क्या है कि भाई के जो मेरे भाई के पत्नी के पिता कौन हो गए? भाई के ससुर हो गए। ठीक है, तो ससुर का जो पुत्र है वो क्या लगेगा? साला लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे आकृति से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों कि दी गई आकृति में अधिकतम वर्गों की संख्या क्या है? ये वर्ग दिया गया है और इसमें से वर्ग निकालना है, टोटल कितने वर्ग हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर आपसे आता है तो क्या आप एक बार में राइट आंसर इसका निकाल सकते हैं? आपको स्क्वायर ढूंढना है। कैसे? यहाँ पे ऑप्शन है 9, 10, 14 या 15, टोटल कितने स्क्वायर हैं? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको आता है तो वीडियो पहले पॉज कर लीजिए और एक बार सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद क्या आपका रिजल्ट सही आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, 14 स्क्वायर है, इसमें 14 वर्ग हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है
कि इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले रो और कॉलम को गिनते हैं। रो और कॉलम कितने हैं? 3 रो और 3 कॉलम। तो इसका मतलब है कि n इंटू n है ना। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है? 3 है। तो अब हम 1 से 3 तक के सभी वर्गों का योग लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, तो इस तरह से टोटल जोड़ेंगे तो 14 आएगा। अगला क्वेश्चन है अधिकतम आयतों की संख्या बताइए, है ना। अधिकतम आयतों की संख्या, यहाँ पे ऑप्शन है 14, 9, 10 या 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 16 नहीं 36 है, हमने गलती से 16 पढ़ दिया। ऑप्शन नंबर डी 36 है, ठीक है। और कैसे है, यहाँ पे इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिकतम आयतों की संख्या फिर से निकालने के लिए बोला है। तो अब आप पिछले क्वेश्चन के हिसाब से इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला है कुल त्रिभुजों की संख्या बताओ। त्रिभुजों की संख्या, यहाँ पे एक चित्र ये दिया है, इसमें त्रिभुज बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। ऑप्शन है 8, 16, 12 या 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। आप एक बार इसको निकाल के खुद ही देख लीजिए कि इसमें क्या 16 है या नहीं है। त्रिभुज निकालना है, ठीक है। क्या 16 त्रिभुज हैं इसमें? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले छोटे त्रिभुजों को गिनते हैं, फिर उनकी संख्या को 2 से गुणा कर देते हैं। तो छोटे छोटे जो त्रिभुज इसमें बने हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं दोस्तों उनको निकालना है। इसका आंसर शायद हमको लग रहा है कि कुछ डाउट में है, लेकिन आप एक बार देखिएगा कि क्या ये सही है या गलत है, कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि मिस्टेक हो इसमें, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आप हमको कमेंट करके एक बार बताइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है अब यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे निकाल लीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। 1 2 3 4 छोटे छोटे हो गए ना, तो इसको आप निकाल लीजिए, इसका राइट आंसर है 8। यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो इस तरह से जब शेप रहता है तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। अब 18 कैसे होगा? अगर आप इसको निकाल सकते हैं तो निकाल के हमको बताइएगा कि आप निकाल लेते हैं कि नहीं, और अगर नहीं निकाल पाते हैं तो इसका राइट आंसर 18 है। और कैसे है 18, ये एक्सप्लेनेशन है कि इस प्रश्न में 2 विशेष आकृतियाँ बन रही हैं जो दोनों स्क्वायर्स में बनती हैं। तो कैसे हो जाएगा? एक वाले में 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर में बना हुआ है, तो 8 और 8 16, और एक एक और बनेंगे तो 16 और 2 18, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कुल त्रिभुजों की संख्या। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर में बना हुआ है, जैसे ABCD है तो इसी तरह से CDEF है, फिर EFGH है, ठीक है। 3 स्क्वायर हैं और तीनों में इस तरह से लाइन खींची है। तो पिछले में आपने देखा था कि एक स्क्वायर में कितना बनता है? 8 बनता है। तो इसी तरह से यहाँ पे 3 बार 8 तो हो ही जाएगा, और बाकी जो है तो और भी तो बन रहा है ना। आप अगर ध्यान से देखें तो और इसमें यह त्रिभुज बन रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 8 त्रिक 24, और 4 ठो 1 लिखा है। अगर नहीं समझ में आता है ये वाला तो आप हमको कमेंट करिएगा, हालांकि है बहुत आसान अगर आप निकाल पाते हैं तो। अगला क्वेश्चन है कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे बताइए। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24, 26, 28 या 30। तो इसका राइट आंसर है 28, ठीक है। ये इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है हमने। अगर इस एक्सप्लेनेशन को आप समझ लेते हैं तो ठीक है, नहीं समझ पाते हैं तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे इस तरह से भी देखिए, चित्र किसी तरह से भी आपको दिया जा सकता है, और इसमें त्रिभुज
निकालने के लिए या स्क्वायर निकालने के लिए दे दिया जा सकता है। तो एक चित्र है और इस चित्र में त्रिभुज की संख्या बतानी है। टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं आप काउंट करके बताइए हमको। ठीक है, ऑप्शन है 3, 6, 5 या 4। तो इसका राइट आंसर है 6, ऑप्शन नंबर बी। कैसे है यहाँ पे ये देख लीजिए कि बेस लाइन के आधार पर संख्या लिखकर जोड़ देना है। तो बेस लाइन क्या है, जो रेड कलर से मार्क किया गया है इसको बेस लाइन कहते हैं। ठीक है, अब इस बेस लाइन में जितने भी लाइन आ रहे हैं तो वो उनको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 1, 2, 3 और इनको सबको जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे बन रहे हैं और 3 में से जब इनको सबको हम जोड़ देंगे 1, 2, 3 तो टोटल 6 आ जाएंगे। आप मैनुअली भी काउंट करके देख लेंगे तो इस त्रिभुज में टोटल 6 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। अब इसमें दी गई त्रिभुज की संख्या जो है वो बताना है कि 8 है, 9 है, 12 है या 10 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अब इसमें कैसे, यहीं फिर से वही पुराना रूल अप्लाई होगा कि यहाँ 2 बेस लाइन है, जो रेड कलर से मार्क है उसको बेस लाइन कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार में 1, 2, 3 तो इसको निकाल लिए, इनका टोटल हो गया 6 और इसी तरह से ऊपर वाले का भी 6 हो गया। वो ऊपर अलग बना रहा है, ये अलग बना रहा है, तो 6 और 6 12, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। मोती, हीरा, कोयला या ग्रेफाइट, इनमें से कौन सा अलग है। बाकी सब एक जैसे हैं लेकिन ये कुछ ना कुछ कंडीशन से अलग है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए मोती। ठीक है, देखिए क्या है कि मोती तो महासागरों में मिलता है, जबकि हीरा, कोयला और ग्रेफाइट ये तो ज़मीन के अंदर मिलता है, लेकिन मोती जो है तो महासागरों में मिलता है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है। कुरुक्षेत्र, सारनाथ, पानीपत या हल्दी घाटी, इनमें से जो अलग है विषम शब्द है वो कौन सा है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, है ना। सारनाथ ये एक जो है तो स्थल है ना, जहाँ पे यात्रा करने लोग जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। बाकी कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दी घाटी ये युद्ध क्षेत्र है ना, यहाँ पे युद्ध हुआ था। लेकिन ये सारनाथ जो है तो एक धार्मिक स्थल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला और नीले का अर्थ नारंगी हो तो बताइए कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आकाश का रंग तो नीला ही दिखाई देगा, लेकिन नीले को यहाँ पे कौन सा रंग बताया गया है कि नीला का अर्थ नारंगी बताया गया है। ठीक है, तो अब नीला नीला ना रह के नारंगी हो गया है, तो अब आकाश हमारा कैसा दिखाई देगा, नारंगी दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पुस्तक को घड़ी कहें। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से घुमाया है। दोस्तों, हर तरह के क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में है। अगर और कोई टॉपिक छूट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, बैग, पुस्तक, घड़ी या शब्दकोश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दकोश। क्यों, क्योंकि बैग पुस्तक किस में ले जाते हैं, बैग में, और यहाँ बैग को क्या कहा गया है, शब्दकोश कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर शब्दकोश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि अपराधियों को तो पुलिस ही पकड़ती है, लेकिन यहाँ पे पुलिस को क्या कहा गया है कि पुलिस नहीं, शिक्षक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गीता सीता से अधिक सुंदर है। गीता जो है सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। गीता जो है तो सीता से सुंदर है, अधिक सुंदर है, लेकिन उतनी भी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर रीता है।
ठीक है ना। तो अब इसके हिसाब से यहाँ पे जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा कि सीता रीता से सुंदर है, कि सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, कि गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, या रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, तो श्याम फिर क्या है? ठीक है, तो श्याम क्या है? मोहन से निर्धन है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। अगला है कि 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। जज ने 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। क्या है कि राज जो है तो मोहित से पहले तो पूरा कर दिया, लेकिन गौरव जो है तो उसके पहले ही दौड़ जो है पूरा कर दिया था। तो आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया। दौड़ किसने जीती? अब दौड़ने के लिए तो 5 सभी कोई जीते हैं, है ना, लेकिन इसमें से जीता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गौरव। अगला क्वेश्चन है, वह एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फुफेरी बहन। ठीक है, कैसे होगा इसका आप जो है तो एक्सप्लेनेशन आपको देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर मुड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही थी, तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है? क्वेश्चन एक बार पढ़िए। और कि एक दिन शाम को सूर्यास्त के समय, मतलब सूर्य जब पश्चिम की ओर था, ठीक है, सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी, तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है क्या? उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। और यहाँ पे हमने आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही कराए हैं। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि अगर और क्वेश्चन चाहिए तो हम और हाई लेवल के भी क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन महिला पर्यवेक्षक के हिसाब से जो क्वेश्चन का लेवल है वो यही रहेगा और एग्ज़ाम में ये पूरे आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और हमको कमेंट करके बताइएगा कि अब आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक, तो ये वीडियो देखिए और अपना टोटल प्राप्तांक जो है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में जिसके लिए आप बोलेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।